नमस्कार, आप सभी का सुजीत एस्पिरेंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी पढ़ाए जाने के क्रम में आज ये चौथा चैप्टर है, लेसन है। इससे पहले हम संविधान के विभिन्न स्रोत, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत जो कि हमारे यूट्यूब चैनल सुजीत एस्पिरेंट्स पर अपलोड कर दिया गया है, उसको आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसी क्रम में अगला जो अध्याय है वो है प्रस्तावना, उद्देशिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिंदु है, सामान्य अध्ययन से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, जो विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल भी है और फैक्ट भी है। मतलब इससे संबंधित जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी पूछे गए हैं आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अंतर्गत या यूपीएससी के अंतर्गत या बीपीएससी, जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, और कॉन्सेप्चुअल भी पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग इसका जो है अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना या उद्देशिका दोनों एक ही शब्द है, या कह लीजिए जो है पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पर। प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना को एन.ए. पालकीवाला ये विधिवेत्ता है, वेल नोन विधिवेत्ता है रहे हैं। संविधान का पहचान पत्र कहते हैं, संविधान का पहचान पत्र कहते हैं। जब आप संविधान पढ़ेंगे सबसे पहले प्रीएम्बल आता है, प्रस्तावना आता है। आज हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तावना है कौन सी भला, ये है क्या, और इसके होने का क्या कारण है, और इसके हो जाने से क्या कुछ जो है बदल जाता है, और ना होने से क्या समस्या रहती है। तो आप देखेंगे तो इन्हीं सब चीजों का जो है एक जवाब मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें प्रस्तावना, आपको पता है जब हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि विभिन्न राष्ट्रों के जो संविधान थे, विभिन्न राष्ट्रों के, जिसमें 9-10 जो राष्ट्र थे महत्वपूर्ण, उनके रेफरेंसेस लिए गए थे। तो प्रस्तावना का कहां से कॉन्सेप्ट आया था, प्रस्तावना इससे पहले और था कहां? तो अगर इसकी बात करेंगे, सबसे पहले जो रिटन प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट था वो अमेरिका के संविधान में था, वो अमेरिका के संविधान में था। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया, इसको प्रस्तावना को, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। और 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृत कर लिया गया। 12 जनवरी 1947 दिन याद रखिएगा, कब प्रस्तुत किया था और कब स्वीकृत हुआ है, दोनों पूछा गया है परीक्षा में, दोनों परीक्षा में पूछा गया है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। अब अगला है, क्या ये स्वीकृत कर लिया गया था जैसा प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा आज जिस स्वरूप में हम पढ़ते वही स्वरूप है क्या, या फिर इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? जी नहीं, इसमें परिवर्तन एक बार हो चुका है। परिवर्तन मतलब संशोधन, इसमें संशोधन 42वां संशोधन हुआ था, जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन वो प्रस्तावना में ही हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द याद रखिएगा। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां था, जो कि आपके प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 1976 में जरूरत क्या आन पड़ी थी संशोधन। तो ये जो भारतीय राजनीति है, आपने आपातकाल नामक चीजें सुनी होंगी इंदिरा गांधी के समय में, उसी की छाया में, उन्हीं सब के जो है छाया के अंतर्गत ये संशोधन किए गए थे। अब हम ये देखते हैं प्रस्तावना क्या एक लंबी बहस रही है शुरू से ही, मतलब कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं माना जाए। तो जब संविधान सभा इसका निर्माण कर रही थी तो संविधान सभा ने भी प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो तो मान लिए थे, आज की डेट में ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है
वो कहाँ स्टैंड करता है कि मतलब इसको अभिनंग माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा है जुडिशियल रिव्यू, हमने पढ़ाया है अभी पिछले एग्जाम में कि जुडिशियल रिव्यू कैसे किया जाता है वो। तो जब इसका जुडिशियल रिव्यू हुआ था प्रस्तावना के संविधान की, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, कई बार हो चुका है। ऐसे नहीं होता है कि आप उसको लेके कि अंग है कि नहीं है, ऐसे नहीं होता है। कोई ऐसे प्रसंग होते हैं जो किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उसमें जो है संविधान से संबंधित सार गर्भित तत्व जो है पाए जाते हैं माननीय जजों द्वारा। फिर उस पर संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है कि नहीं, ये इतने जजों की संवैधानिक पीठ जो है इस पर डिसीजन लेगी, क्योंकि इस पे सारगर्भित तत्व है। मतलब इस पे डिसीजन जो दिया जाएगा उसके जो है आगे चल के कालांतर में बहुत ही प्रभावी उसके प्रभाव पड़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। तो इसका अगर इतिहास आप देखेंगे, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, तो इसमें 3-4 महत्वपूर्ण कोर्ट केसेज हुए हैं जो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अंग है कि नहीं है, और इनका जो स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का वो भी बदलता रहा है। आइए, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण केस था बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में बेरूबारी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, ये सारे जो केसेज हैं ये पूछा जाता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है वो भी पूछा जाता है। कई बार तो इन केसेज को जो है कालानुक्रम से लगाए जाने के लिए भी कहा गया है, इसलिए याद रखिए, ध्यान से सुनिए, 2-3 बार वीडियो को आप देख लेंगे, सब कंटेस्ट हो जाएगा और प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे, ये गारंटी है। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस 1973 आता है। केशवानंद भारती केस 1973 आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, और एक चीज, आज तक जो सबसे बड़ी पीठ बैठी है जजों की, संवैधानिक पीठ, वो इसी केस में बैठी थी। 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी इसमें, और 13 जजों के संवैधानिक पीठ ने बहुमत से फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। मतलब बेरूबारी यूनियन केस 1960 के जो स्टैंड था कि संविधान का हिस्सा नहीं है, उसको यहां पर बदल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा गया केशवानंद भारती केस में संविधान का हिस्सा है और संशोधन भी संभव है। आखिर संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, ये क्यों जो है इस पे इतनी जद्दोजहद चल रही है? इस पे जद्दोजहद इसलिए चल रही है कि अगर संविधान में संशोधन संभव है, अगर संविधान का ये हिस्सा हो जाएगा प्रस्तावना, तो क्या इसमें भी जो है संशोधन किया जा सकता है? मेन प्रश्न तो यही था, वो सब बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल आए कि संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। संविधान का हिस्सा है, केशवानंद भारती केस 1973 कहता है और कहता है कि संशोधन भी संभव है प्रस्तावना में, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संशोधन भी संभव है। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट एक मूल ढांचा सिद्धांत देती है, मूल ढांचा सिद्धांत देती, वो कहती है कि जो दर्शन, जो उद्देश्य, जो विचार रहे हैं इस प्रस्तावना को लेकर के, उसका जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो उसके के साथ छेड़छाड़ी, मूल भावना के साथ, मूल सिद्धांत के साथ प्रस्तावना के छेड़छाड़ी कर रहा हो। मतलब एक राष्ट्र की संकल्पना, जो एक सफल राष्ट्र की दिशा में सहायक होते हैं, ऐसे मानकों के अधीन जो भी संशोधन होंगे जिनको प्रस्तावना आपका उद्देशिका आपका जो है इंडोर्स करता है, अनुसमर्थित करता है, वो जो है संशोधन मान्य होंगे। मतलब क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस में क्या क्या था? संविधान का हिस्सा प्रस्तावना मान लिया गया, संशोधन संभव है, टर्म्स एंड कंडीशंस ये है, मूल ढांचा के अधीन होना चाहिए। मतलब मूल ढांचा सिद्धांत कहां दिया गया? केशवानंद भारती केस में, 13 जजों की संवैधानिक पीठ। फिर गोलकनाथ वर्सेस पंजाब,
ये 1967 का ही है, 1967 का ही है। यहां इसने कहा कि संविधान की हिस्सा नहीं है लेकिन मूल आत्मा बता रहा है, मतलब एक मिला जुला स्टैंड। और ये आप डेट देख रहे हैं 67, मतलब इससे पहले की बात है। ये संविधान की मूल आत्मा कहता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब में जो जज है, जो कोर्ट है, वो कहती है प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, लेकिन ये हिस्सा नहीं माना गया है। कहीं कहीं इसको हिस्सा माना जा रहा है किसी किसी प्रसंग में, किसी में नहीं है, मतलब मिला जुला इनका स्टैंड रहा। संविधान की मूल आत्मा कहा गया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब 1967 में। अब आइए, ये केस जो है 1967 में दायर किया गया था, 69 में डिसीजन आया था इसका, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का। साथ ही साथ संविधान की मूल आत्मा जो है किसको कहा गया, प्रस्तावना को गोलकनाथ द्वारा। एक क्वेश्चन आता है, संविधान की मूल आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किसको कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की मूल आत्मा कहा है, लेकिन यहां संविधान की मूल आत्मा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब में जो जज थे वो कहते हैं किसको, प्रस्तावना को। और जज कौन थे? हिदायतुल्लाह नामक जज थे, हिदायतुल्लाह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए नाम बता रहा हूं। अगला केस आता है मदन गोपाल केस। ये कहता है कि प्रस्तावना, ये वही केसेज हैं जो प्रस्तावना से किसी न किसी कारण से संबंधित रहे हैं, जिस पर महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं। मदन गोपाल केस में कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो अप्रवर्तनीय है, मतलब कोई भी न्यायालय उसको लागू करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता सरकार को, राज्य को, मतलब अप्रवर्तनीय है। जैसे मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, नेचर है, वो प्रस्तावना का नहीं है। तो ये मदन गोपाल केस में कोर्ट द्वारा कहा गया। इसके बाद फिर आता है एलआईसी इंडिया केस। एलआईसी इंडिया केस कहता है कि संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब वही स्टैंड जो है, एक केशवानंद भारती केस वाला स्टैंड, इसको लेते हुए इसने फिर से स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। एलआईसी इंडिया केस में ये तो था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है कि नहीं है, उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उससे संबंधित जो केसेस थे उनका विवरण था। अगला है ये जो हमारा प्रस्तावना है, इसका अध्ययन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कई जो आवश्यकताएं थी वो कई मापदंडों को लेकर के थी कि ये प्रस्तावना आखिर क्यों जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा द्वारा ये क्यों लाया गया और जो है स्वीकृत की गई। क्योंकि ये बताना चाहता था, जो हमारी संविधान सभा थी वो बताना चाहती थी कि हम कैसा राज्य चाहते हैं, राज्य से अर्थ है सरकार, राष्ट्र, जो आगे चल के हमारे जो विचार होंगे वो कैसे जो है, मतलब किस तरह के एक संकल्पनाएं हैं हमारी राष्ट्र से संबंधित, वो यहाँ परिलक्षित होती है। तो इन्हीं के तहत हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना जो है बताता है कि सत्ता का स्रोत क्या है, प्रस्तावना बताता है कि सत्ता का स्रोत क्या है। प्रस्तावना सत्ता का स्रोत किसको कहता है? हम भारत के लोग, भारतीय संविधान का प्रस्तावना सत्ता का स्रोत किसे कहता है? हम भारत के लोग, मतलब सत्ता का स्रोत हम हैं, इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। ये अंतिम शब्द है, अंतिम शब्द आत्मार्पित करते हैं, मतलब कुछ वैसी ही फीलिंग आ रही है। हम भारत के लोग आत्मार्पित करते हैं, इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब सत्ता का स्रोत हम भारत के लोगों में है और हम इसे अपने लिए बनाए हैं। ये यहां बताता है कि ये संविधान किसी द्वारा हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, ये संविधान थोपा नहीं गया, मतलब प्रस्तावना इसको बताता है, ना ही किसी विदेशी ताकत या किसी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमने, मतलब यहां शासक और शासित दोनों ही हम हैं,
शासक और शासित दोनों ही हम हैं। हम से तात्पर्य भारत के लोग, और हम भारत के लोग आत्मार्पित करते हैं, इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है जैसे वो रणवीर सिंह अभिनीत जो फिल्म है खिलजी, जिसमें वो कहता है ये तोहफा हमने खुद को दिया है। तो ये तोहफा भारत के लोगों ने खुद को दिया था, संविधान का। अगला है राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप कैसा होगा? प्रस्तावना ये भी बताता है कि राज्य का स्वरूप होगा कैसे। मतलब अगर आप प्रस्तावना को अच्छे से सारगर्भित तरीके से उसका अध्ययन करेंगे, बहुआयामी तरीके से, तो आपको प्राप्त होगा ये चीज, ये तथ्य प्राप्त होंगे कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, कैसा हमारा राष्ट्र होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सारी चीजें उसमें है। अगला है सत्ता का स्रोत। आपने देखा राज्य का स्वरूप कैसा होगा, तो प्रस्तावना कहता है राज्य जो हमारा होगा, राज्य जो होगा, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। ये शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। मतलब हमारे आंतरिक और बाह्य जो निर्णय है राष्ट्र से संबंधित, उसके लिए हम स्वतंत्र होंगे। ये होती संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। अगला समाजवादी होगा। समाजवादी होगा तो समाजवादी किन अर्थों में आज है हमारा भारत, वो तो आप नहीं कह सकते, लेकिन स्पष्ट जो था कि पूंजीवादी तो नहीं होगा, पूंजीवादी नहीं होगा, समाजवादी होगा। इसका मतलब ये था जो उत्पादन के साधन है वो किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रहेंगे, उसमें हर वंचित तबके, हर वंचित व्यक्ति का अधिकार होगा। मतलब समाजवादी धारणा थी। पंथ निरपेक्ष होगा। पंथ निरपेक्ष होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म होंगे राष्ट्र में, बहुत सारे धर्म होंगे, लेकिन भारत का राष्ट्र के रूप में कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्म उसके लिए समान होंगे, ना धर्म होगा ना पंथ होगा। अगला लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक ये एक लोकतंत्र होगा जिसमें जो सत्ता का केंद्र है वो लोग होंगे। गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य क्या है? हमारा राष्ट्राध्यक्ष, हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत कोई राजा नहीं होगा। हालांकि जो ब्रिटिश से हमने मैक्सिमम चीजें ली हैं, संसदीय प्रणाली, वहां का राष्ट्राध्यक्ष आज भी राजा होता है, महारानी होती है। लेकिन हमने ये किया है, हमारे संविधान सभा ने ये किया है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष कोई वंशानुगत नहीं होगा, वो एक निश्चित समय के लिए निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो है चुना जाता है, राष्ट्रपति जिसको हम कहते हैं, 5 साल के लिए। तो गणराज्य होगा। गणराज्य ये चीज कहता है। ये चीजें थी। अब इसमें आप एक चीज और देख लीजिए, लक्ष्य क्या होंगे इस प्रस्तावना ने बताया कि सत्ता का स्रोत क्या होगा, प्रस्तावना ने बताया कि राज्य सरकार का स्वरूप क्या होगा, अब प्रस्तावना बता रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, ये सारी कवायद हम कर क्यों रहे हैं, आखिर उद्देश्य क्या है। तो जो उद्देश्य है वो है न्याय, वो है न्याय। और कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो विभिन्न अनुच्छेद जो हैं इन तीनों न्याय को सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। कभी वो मूल अधिकार होते हैं, तो कभी नीति निर्देशक तत्व होते हैं, कभी प्रस्तावना स्वयं होता है। ये न्याय की तरफ जो है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की तरफ आगे बढ़ना, ये लक्ष्य है। अगला है स्वतंत्रता। हमें, मतलब अगर यहां बात हमें की जा रही, भारत के लोग, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहेंगे। हमें कौन सी स्वतंत्रताएं मिलेंगी? विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, अनुच्छेद के तहत जो है पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, एकदम सीमित दायरे में कि ये है इस अनुच्छेद में, तो वहां आपको और स्पष्ट हो जाएगा। समता। लक्ष्य हमारा क्या है? न्याय मिलना चाहिए। लक्ष्य हमारा क्या है? स्वतंत्रता होना चाहिए इस संविधान के माध्यम से। लक्ष्य हमारा क्या है? इस संविधान के माध्यम से समता होनी चाहिए। समता कैसी? प्रतिष्ठा व अवसर की, प्रतिष्ठा व अवसर की। अनुच्छेद पढ़ेंगे आप जब, अनुच्छेद 14, तो यही कहता है कि समता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा व अवसर की। और बंधुता। बंधुता कैसी? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली।
बंधुता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऐसी बंधुता जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। वस्तुतः ये जो बंधुता शब्द है, व्यक्ति की गरिमा शब्द है, राष्ट्र की एकता शब्द है और अखंडता शब्द है, ये चार जो शब्द है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले लाइए व्यक्ति की गरिमा। अगर व्यक्ति की गरिमा है मतलब सम्मान है एक दूसरे का आपस में, तो कहीं जो है किसी का निरादर नहीं है, किसी जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो वहां क्या होगा? अगर आपसी गरिमा बनाई जा रही है तो वहां पर बंधुत्व होगा, बंधुत्व होगा। वहां पर जो है जब बंधुत्व होगा, एकता रहेगी, तो एकता और अखंडता की बात आएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है बंधुत्व, बंधुता जो है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये तो हमारे लक्ष्य थे, न्याय, स्वतंत्रता और समता और बंधुता। अगला है इसका महत्व क्या था। महत्व के लिए मैंने सिर्फ दो शब्द लिखे हैं के.एम. मुंशी जी द्वारा। प्रस्तावना का महत्व क्या है? के.एम. मुंशी जी ने कहा था, जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान की राजनीतिक कुंडली, डायरेक्ट इस शब्द से भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, परीक्षा में। संविधान की राजनीतिक कुंडली, ये के.एम. मुंशी जी कहते हैं प्रस्तावना को कि ये संविधान की राजनीतिक कुंडली है। कुंडली क्या होती है? कुंडली के कॉन्सेप्ट पे अगर आप विश्वास करेंगे तो कुंडली को देख करके बताया जा सकता है कि इसका जीवन कैसा रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा चलेगा, एक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो वही प्रस्तावना को भी अगर कह रहे हैं कि हम संविधान की राजनीतिक कुंडली है, तो प्रस्तावना क्या है? हमारा संविधान किस लिए बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है और किन उद्देश्यों के लिए बनाया जा रहा है, वो पूरी कुंडली है। तो इसलिए इसका महत्व बहुत है। आप ये समझ लीजिए, ये एक दर्पण की तरह है, दर्पण की तरह है प्रस्तावना। अगर आप कोई अनभिज्ञ आदमी, सामान्य समझ वाला आदमी आए और देखे कि नहीं ठीक है, हमें पूरा संविधान पढ़ने का समय नहीं है, और मात्र प्रस्तावना पढ़ ले, हो उसको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान जो है किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, किस कार्य के लिए बनाया गया है। क्योंकि प्रस्तावना में वो सारे उद्देश्य, वो सारे आदर्श, वो सारे विचार परिलक्षित होते हैं। अगला है, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। हमारे जो कहा जाता है कि उधार का संविधान है हमारा, क्योंकि 10 से अधिक स्रोत रहे हैं जहां से ये प्राप्त किए गए हैं हमारे संविधान सभा द्वारा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, हमारा जो प्रस्तावना है वो नकारात्मक नहीं है। उसमें कुछ ये नहीं कहा गया है कि आपको ये नहीं करना है, उसमें करने पे जोर दिया गया है। आप ऐसे से करेंगे, ऐसे से करेंगे, सबको अधिकार देंगे, सबको समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा, समता होगी, बनता होगी, राष्ट्र की एकता अखंडता होगी। मतलब नकारात्मक कोई वर्ड नहीं है उसमें। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा ध्यान ये दीजिएगा आप लोग कि अलग अलग जगहों से जो यहाँ के परिवेश के लिए, यहाँ के उद्देश्यों के लिए, भारतीय परिवेश के लिए जो अनुकूल थे, उन तथ्यों को, उन कॉन्सेप्ट को तो लिया गया, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी थे जिनको यहां नहीं लिया गया। अब जैसे आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो प्रस्तावना है, वहां प्रस्तावना में शब्द यूज किया जाता है ईश्वर के आशीर्वाद से। यह प्रस्तावना ईश्वर के आशीर्वाद से। ब्राजील के प्रस्तावना में शब्द है ईश्वर के संरक्षण में, ईश्वर के संरक्षण में। क्यूबा के प्रस्तावना में ये शब्द है ईश्वर की कृपा से। लेकिन आपके संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है, उसमें किसी दैवी शक्ति या किसी आदर्श महापुरुष के शब्दों को नहीं लिया गया। उसमें जो स्रोत है, जो महत्व, जिसको महत्व दिया गया है, वो हम लोग मतलब स्वयं को, स्वयं मतलब भारत की जनता को। तो ये साथियों, ये था संविधान का जो प्रस्तावना है उससे संबंधित। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कृपया 2-3 बार इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आप सभी को हमें पूर्ण विश्वास है, ये जो आपका यूपीपीएससी के माध्यम से आरओ का जो फॉर्म आया है, उसके लिए तैयारी इससे बढ़िया हो जाएगी। और
एक निवेदन है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्वदित एस्पिरेंट्स, कृपया इसको जो है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा देंगे, जिससे अगर जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों।